हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 फरवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि भूकंप से दहले तुर्की और सीरिया, जिसमें लगभग 2400 लोगों की मौत हो गई है। उससे भी ज़्यादा है ये आंकड़ा। इसमें लगभग 10,000 लोग घायल हो गए हैं और उसमें भी संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की, क्योंकि अभी भी कई सौ जो हैं वो मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। अभी तो आप समझ लीजिए लोग उठे भी नहीं थे तब ये भयावह स्थिति बन गई वहाँ पर। अगर हम बात करें तुर्की में, तो सुबह लगभग 5 बजे आप कह सकते हैं तुर्की के जो गंजिया टेप प्रांत है उसमें नूरदगी से 23 किलोमीटर दूर इसका केंद्र माना जा रहा है और करीब 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। उस समय इसकी तीव्रता थी 7.8 और उसके बाद जो भूकंप आया, यानी कि एक ही घंटे के अंदर कुछ कुछ अंतराल पर यह भूकंप आए, उसके बाद जो तीव्रता नापी गई थी वो 7.6 और उसके बाद 6। ये 3 जो झटके हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आए थे। इससे लोग संभल भी नहीं पाए और लेबनान में लोगों ने करीब 40 सेकंड तक इस भूकंप के झटकों को महसूस किया है। और लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसमें तो लोग घरों से बाहर आ गए और किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई है। अब लेबनान में ज़्यादा जो यानी कि सीरिया इसलिए ज़्यादा तबाही में आ गया क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि एक तो गृह युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि इतने हमले होते हैं, बम गिराए जाते हैं, तो इमारतें जो हैं वो जर्जर हो गई हैं। इसलिए थोड़ा सा भी वो भूकंप के झटके में सह नहीं पाई और वहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं वो धराशायी हो गई। इससे लोग वहाँ पर बहुत कम एरिया में ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें जो तुर्की में मारे गए हैं उसमें लगभग 1500 लोग मारे गए हैं और जो सीरिया है उसमें 900 लोग मारे गए हैं भूकंप से। अब इसी तरीके का एक भूकंप पहले भी आया था और यह भूकंप तब आया था 1939 में, 1939 में तुर्की में, जब 7.8 इसकी तीव्रता थी और लगभग 32,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो ये बहुत बड़ा भूकंप माना जा सकता है, इस साल का पहला, जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर मैप के थ्रू बताया गया है कि कहाँ पर इसका केंद्र था, जो मैंने आपको बताया, आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि न्यायाधीश की नियुक्ति में जुड़ा नया विवाद। अब जो मद्रास हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है विक्टोरिया गौरी की, उनकी जो नियुक्ति है उसको लेकर जो एडवोकेट या फिर जो लॉबी है, वकीलों की लॉबी है, वो एक तरफ हो गई है और उन्होंने इस पर एक पिटीशन डाल दिया है कि इसको तत्काल सुनवाई में डाला जाए ताकि इनकी नियुक्ति को रद्द किया जा सके। सबसे पहले तो इनका नाम कोलेजियम नीति के तहत सरकार को भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा और इसे सरकार ने मानकर वापस भेज दिया और इनका जो जज बनने का है रास्ता वो साफ हो गया था। न्यायाधीश बनने का, हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन जो पिटीशन डाली गई उसमें यह बताया गया है कि इनको न्यायाधीश जो बनाया जा रहा है वो नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा है। पहले तो इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं था, लेकिन जब एक लॉबी बन गई वकीलों की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई को मान लिया और इसमें नेक्स्ट डेट दे दी गई है। विक्टोरिया गौरी की जो नियुक्ति है उसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ये मैंने आपको बताया, और उनका सिर्फ आप कह सकते हैं शपथ लेना और पद ग्रहण करना, 2 ही स्टेप बाकी रह गए थे, फिर यह विवाद हो गया है। ऐसा ही विवाद इससे पहले भी हुआ था 1992 में, 1992 में, जब हाई कोर्ट के ही एक न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी शपथ रह गई थी और पद ग्रहण करना था। तब ये केस किया गया था और उनका जो नियुक्ति का आदेश है वो रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब देखिए जो पहली न्यूज़ है ना हमारी, ये वाली भूकंप वाली, इसको जब हम आगे पेज पर डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि भूकंप आता कैसे है, यानी कि भूकंप के बनने का कारण क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ऊर्जा में निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है।
ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता होगा कि बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है, जिसमें कई देश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत को ऊर्जा विकसित देश में को दिखाने के एक जो इमेज है प्रधानमंत्री की, उसमें वो लगे हुए हैं और ऐसा वो टारगेट जल्द ही पाना भी चाहते हैं। ये ऊर्जा क्षेत्र में भारत के उज्जवल भविष्य और सरकार की जो उत्साहवर्धक नीतियां हैं, उसके आधार पर मोदी जी ने दुनिया की सभी बड़ी और प्रमुख ऊर्जा कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। इंडिया एनर्जी वीक सोमवार को उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो उनका जो मेन फोकस था वो वैश्विक निवेशकों पर था, यानी कि जो जितने भी वैश्विक निवेशक हैं वो भारत में आए और ऊर्जा क्षेत्र पर निवेश करें, क्योंकि भारत से बेहतर और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता दुनिया के पास। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि भारत में स्थिर नेतृत्व के साथ ही यहाँ ऊर्जा की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसकी बड़ी वजह उन्होंने बताया है कि ऊर्जा जो जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की खपत भी उस हिसाब से बढ़ रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो आज अगर हम बात करें विश्व की जो कुल तेल मांग ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो विश्व की जो 5% तेल की मांग भारत से जाती है, जो आगे भविष्य में ये 11% हो जाएगी। और जो गैस की मांग है उसमें तो लगभग 500% का उछाल आएगा। तो इसको देखते हुए ही, इन आंकड़ों को देखते हुए ही भारत ऊर्जा क्षेत्र में बहुत अच्छा एक निवेशक देश बन सकता है। और 11 राज्यों में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की प्रायोगिक योजना जो है वो वर्ष 2025 तक देश भर में शुरू कर दी जाएगी, ऐसा इसमें बोला गया है। और तीसरी योजना भी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की है। कंपनी ने प्लास्टिक की बोतलों से कपड़े बनाने की योजना शुरू की है। यह भी एक माइलस्टोन माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान उतार नौसेना ने इतिहास रच दिया है। ये जो आईएनएस विक्रांत है स्वदेशी, इसका जो जलावतरण है वो सितंबर 2022 में ही किया गया था। और ये जो तेजस इस पर उतारा गया है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि LCA तेजस, वो हल्का लड़ाकू विमान है और भारत में ही निर्मित है। तो इस लड़ाकू विमान को जब विक्रांत पर उतारा गया, तो भारत की एक मंशा ये भी थी कि जो हल्के लड़ाकू विमान है, भारत उसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। ये सबसे पहला पॉइंट था इनका इस तरीके से। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो अब यानी कि भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, इसके लिए भी ये जो विमान उतारा गया है, इतिहास रचा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट था। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर नौसेना ने करी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कच्चा तेल के लिए भारत को लुभाने में जुटे ओपेक व रूस। अब देखिए, एक समय था जब भारत के पेट्रोलियम मंत्री तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक के आला अधिकारियों की मान मनोवर में जुटे रहते थे, यानी कि सप्लाई के लिए, यानी कि जब आयात करना होता था तो उनके पास जाते थे और रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन अब जब ओपेक जैसा संगठन हो या फिर रूस हो, वो दोनों ही भारत से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप कच्चे तेल का आयात हमसे करिए और हम आपको वाजिब रेट पर इसको देने के लिए तैयार हैं। तो इसी को लेकर रूस ने भी बोला है कि हम आपके पुराने मित्र हैं और पुराने संबंधों को देखते हुए आप कम रेट में हमसे ले सकते हैं। ओपेक और रूस की यह कोशिश तब सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में दुनिया में तेल की मांग जितनी बढ़ेगी उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से ही होगा। दुनिया में कुल क्रूड बिक्री का 6% अकेले भारत ही खरीदता है, जो जल्द 11% हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अब लंबी अवधि के क्रूड खरीद समझौते को वरीयता देगा, जहां उससे किफायती रेट पर क्रूड मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, 5 साल में 30 लाख से अधिक भारतीय पढ़ने के लिए गए हैं विदेश। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं सुभाष सरकार, उन्होंने लोकसभा में एक क्वेश्चन में बताया कि 2017 से 22 तक उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख से अधिक भारतीय विदेश गए हैं। हालांकि यूजीसी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं वो भारत में अपना सेंटर खोल सकती हैं। अगर कोई स्टूडेंट
उस किसी अमुक यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहे तो पहले उसे वीज़ा, पासपोर्ट सब प्रक्रियाओं से गुजर कर तब विदेश में पढ़ने के लिए जाना होता था उसी यूनिवर्सिटी में और सेम कोर्स के लिए। अब क्या होगा, वो यूनिवर्सिटियां जो टॉप 100 की होंगी वो भारत में अपना सेंटर ओपन कर सकेंगी और जो छात्र विदेश में जाता था जिस कोर्स के लिए, जिस यूनिवर्सिटी के लिए, वही यूनिवर्सिटी भारत में उपलब्ध होगी अपने सेंटर के माध्यम से और जो स्टूडेंट होगा वो भारत में ही उस कोर्स को कर लेगा जो जिसे करने के लिए वो विदेश जाता था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई, फिर परिसर का चयन, फिर सेंटर की स्थापना, थोड़ा सा प्रोसेस इसमें लग सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, 2 पद अभी भी खाली हैं। जो प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, देखिए ये हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इन 5 नई नियुक्तियों के साथ शीर्ष अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर टोटल 32 हो गई है और अभी भी उसमें 2 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रधान न्यायाधीश ने जिन 5 नए जजों को शपथ दिलाई है उसमें नाम देख लेते हैं। उसमें हैं जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को इन नामों की कोलेजियम नीति के तहत संस्तुति दी थी, जिसे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 4 फरवरी को मान लिया था और नियुक्ति की घोषणा कर दी थी। इसमें जो जस्टिस मित्तल हैं, पंकज मित्तल, वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि हैं। जस्टिस करोल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस अमानुद्दुल्लाह पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस मिश्रा जो है, मनोज मिश्रा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इतने जजों की नियुक्ति हुई है। इससे पहले 26 अगस्त 2021 को एक साथ 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में पीछे हैं कुछ राज्य। केंद्र सरकार रोड साइन प्रणाली में सुधार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्राइविंग के दौरान लेन अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए 2 हफ्ते के आदेश जारी करने और राज्यों को इन्फोर्समेंट का स्तर सुधारने के फिर से आग्रह करने की बात कही है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संशोधित मोटर कानून के नियमों को अपने यहाँ लागू नहीं किया है। इसमें कर्नाटक भी शामिल है जो सड़क दुर्घटनाओं और मौत के मामले में सिर्फ 5 राज्यों में शामिल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और लद्दाख भी नियमों की अधिसूचना करने में पीछे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नागरिक सुरक्षा में नागालैंड अव्वल है और हरियाणा पीछे हैं और इसमें लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 50 नंबर भी नहीं पाए हैं। और पूरे अगर हम इस डेटा की बात करें तो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर सुरक्षा राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। और जो हरियाणा इसमें सबसे लास्ट में है, नागालैंड सबसे टॉप पर है। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट नाम से ये रिपोर्ट पेश की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद ने पहली बार देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 707 जिलों की सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। देश के 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में 7 नागरिक सुरक्षा के तय मानकों के तहत दिए गए 50 अंक भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे टॉप पर कौन है। 5 राज्य, नागालैंड है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, दमन व द्वीप है और मणिपुर है। ये सुरक्षित राज्य हैं। और टॉप 5 जो असुरक्षित राज्य हैं उसमें हम देख लेते हैं हरियाणा, उड़ीसा, असम, तेलंगाना और दिल्ली। जो मानक लिए जाते हैं उसमें किस तरीके से रैंकिंग तैयार की जाती है, उसमें हत्या समेत जघन्य अपराध, महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराध, साइबर अपराध, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें, ये आंकड़े इसमें लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है ये अदानी ग्रुप, क्योंकि अदानी ग्रुप की जो स्थिति है, हालांकि आज मार्केट में इनके शेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव रहे, उछाल आया है, थोड़ा सा लोअर सर्किट नहीं लगा है तो अपर सर्किट भी नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा संभले हैं। तो इसमें जो अदानी पोर्ट्स है, ग्रीन एनर्जी है या ट्रांसमिशन है, इनके कुछ शेयर अदानी ग्रुप ने गिरवी रख रखे थे, जिनको अब 9,000 करोड़ रुपए देकर छुड़ाया जाएगा, जिससे इनके जो शेयर हैं वो फ्री होल्ड हो जाएंगे और इसके माध्यम से वो शेयर मार्केट में कुछ अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं। और कुछ इस न्यूज़ में नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। इसमें एसबीआई का एक पॉइंट आया है, एक स्टेटमेंट आया है कि आरबीआई की योजना अभी रेपो रेट में और वृद्धि करने की नहीं है, क्योंकि लगातार वो 3 बार इसमें ऑलरेडी जो वृद्धि है वो कर चुका है। उसके बाद न्यूज़ पर आते हैं हम। जीएसटी में 1 वर्ष तक कोई बदलाव नहीं। जो राजस्व सचिव हैं हमारे संजय मल्होत्रा, उन्होंने सोमवार को कहा कि जीएसटी दरों में अगले वित्त वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कर ढांचे को और आसान बनाने और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए बीते 1 वर्ष से विचार चल रहा है। और 2017 में जब जीएसटी पेश किया गया था, अभी 0 से 28% तक 5 स्लैब हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी बात कब से चल रही थी, यानी कि 29 मार्च 2017 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। 6 अप्रैल 2017 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था और 3 महीने बाद इसे 1 जुलाई 2017 को पारित कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। जीएसटी जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है एसजीएसटी, जिसमें राज्य का हिस्सा होता है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार का होता है। आईजीएसटी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का होता है। और यूजीएसटी जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा होता है। अब जो यहां पर बताया गया है कि 0 से 28% तक 5 स्लैब होती हैं। तो पहली स्लैब होती है 0% की, दूसरी स्लैब होती है 5% की, तीसरी स्लैब होती है 12% की, चौथी स्लैब होती है 18% की और 5वीं स्लैब होती है 28% की। यहां पर 12 और 18 को मर्ज करने की बात चल रही है, जिससे जो स्लैब की संख्या है वो 4 हो जाएगी। और जो न्यूज़ में है वो आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं कि PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना और JJM यानी कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के लिए घटाया गया है मनरेगा का बजट। देखिए, जो मनरेगा का बजट है उसे 60,000 करोड़ रुपए आवंटन दिया गया है 2023-24 के बजट में, और इसमें 32% की कमी की गई है। अब ये जो कमी है वो सरकार बता रही है कि इसलिए की गई है ताकि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और JJM है, इसके मार्फत जो रोजगार मिलेगा लोगों को, वो पैसा जो होगा वो ये जो कटौती की गई है मनरेगा की, उसी पैसे से इनको दे दिया जाएगा, जो इनका इनकम बनती है या फिर जो तनख्वाह बनती है। तो इस तरीके से जो पैसा है वो इधर से उधर किया जा रहा है, कटौती नहीं की जा रही है। आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था गरीबों के लिए, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास आश्रय नहीं है, उनके लिए ये योजना लागू की गई थी। हालांकि इस योजना का लाभ बहुतों को मिला है और इसमें धांधली भी सामने आ रही है। दूसरा है जल जीवन मिशन, शुद्ध पेयजल हर नल से पहुंचे घरों तक। ये भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें हालांकि सफलता पाई जा रही है और लोगों को पेयजल यानी कि आरओ वाटर लेवल, मतलब जो स्तर है वो आरओ का है, उस स्तर का जल नल से पहुंचाया जा रहा है लोगों के घरों में। और इसकी शुरुआत, जो जल कल मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय पेज से कि तुर्की और सीरिया को आपदा राहत मदद भेजेगा भारत। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है। देखिए, जो पृथ्वी के अंदर जो है वो 7 प्लेटें होती हैं, 7 लेयर कह सकते हैं या प्लेट कह सकते हैं। और जब ये इन पर दबाव पड़ता है, जब ये दबाव इन पर पड़ता है और ये एक दूसरे से टकराने लगती हैं, या फिर 2 प्लेटें
जब एक दूसरे से दबाव पड़ने के कारण अधिक घर्षण करती हैं, टकरा जाती हैं, तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ही भूकंप बोला जाता है, उसे ही भूकंप बोला जाता है। और सबसे जो इसमें गैस निकलती है उसे बोलते हैं रेडॉन गैस। रेडॉन गैस भी अगर निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। इसीलिए भविष्यवाणी भी कभी कभी सच हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, पिछले 2 दशक में जो बड़े भूकंप आए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। और न्यूज़ हम पहले पेज पर ही डिस्कस कर चुके हैं। जो मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ, उनकी डेथ हो गई है। उनकी जो बॉडी है वो कराची में दफनाई जाएगी। और एक न्यूज़ ये देख लेते हैं कि आर्थिक बदहाली भूल भारत को परमाणु ताकत होने की हेकड़ी दिखा रहा है पाकिस्तान। देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आईएमएफ के सामने कटोरा लिए खड़ा पाकिस्तान भारत को परमाणु ताकत होने की हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला है कि भारत पाकिस्तान की ओर बुरी नज़र से नहीं देख सकता क्योंकि हमारे पास दुश्मन को पैरों तले कुचलने की ताकत है। अब जब ये स्टेटमेंट इनका तब आया है जब इन्होंने ही बोला था कि भारत ने हमको हमारी औकात बता दी। जो युद्ध हुए हैं 3, उसमें भारत ने हमारी औकात दिखा दी, इन्हीं का स्टेटमेंट था। अब ये बोल रहे हैं कि हेकड़ी कोई ना दिखाए। तो इनके डबल स्टैंडर्ड वाले जो बयान हैं वो मीडिया में आते रहते हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए ये आज का यानी 7 फरवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।